हेलो एवरीवन। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जो हम लोग पोस्ट मॉडर्न अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हैं। उसमें हमने स्टार्ट जो किया था उसका शुरुआत में मतलब मॉडर्निटी क्या है हमने ये समझा था, है ना। और उसके बाद फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म हमने वे पूरे किए थे, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पोस्ट मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स विद इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो वे कौन कौन से हैं, मतलब पोस्ट मॉडर्न विकल्प लोक प्रशासन के अंदर। देखिए, अब सबसे पहला आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म। कोशिश करूंगी कि आज का वीडियो थोड़ा छोटा बने, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में समझाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो वो काफ़ी लंबा वीडियो बन गया था। और इस वाले वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखूंगी। अच्छा, मैं क्या करूंगी कि ये जो वीडियोस हैं जिनमें समझाने के लिए एक लाइन टू लाइन जो चीज़ें समझने की हैं, पॉइंट टू पॉइंट, मैंने ये 2-3 वीडियो तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी, और उसके बाद एक जनरल वीडियो जिसके अंदर मैं सिर्फ समझाऊंगी, है ना। जिससे एक छोटा वीडियो मतलब 5 to 10 मिनट्स का, जिसमें आप एक बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगर छोटा आपको देखना हो तो आप उसको देख सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है तो आप ये जो सीरीज़ है पोस्ट मॉडर्न अप्रोच के जो वीडियोज़ की, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न जो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये आए कैसे, शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि फर्स्ट है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म, सांगठनिक, एक तरह से मानवता आप कह लीजिए, मानवतावाद कह लीजिए। कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि टेलर जो बात करते हैं ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वहां पे बात किसकी होती है, वहां पे इकोनॉमिक मैन की बात होती है, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, फ्रेडरिक्सन जो कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर हैं, तो वो कहते हैं, उनका मानना ये है कि जो पोस्ट मॉडर्न ये जो अप्रोच है, ये हमें सबसे पहले जो दिखाई देती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये एल्टन मेयो और चेस्टर बर्नार्ड की थॉट्स में, उनकी जो थ्योरी है उसमें हमको सबसे पहले ये समझ में आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चेंज हो रहा है। यही तो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है ना। जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो अप्रोचेज हैं, मतलब उसका जो पर्सपेक्टिव है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, मशीन का, और इकोनॉमिक मैन का, वैल्यू न्यूट्रलिटी का, ये जब चेंज होता है, राइट, तो वो ही एक तरीके से ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, या उसके द्वारा ही ये चेंज हुआ है, करेक्ट। और यही पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है। तो ये सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, एल्टन मेयो और चेस्टर बर्नार्ड की राइटिंग्स में। इसके बाद F.W. टेलर, ये इसके पहले के हैं, मतलब ये तो फ्रेडरिक्सन ने इस बात को बोला है कि एल्टन में और चेस्टर बर्नार्ड में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अब अभी इसको लाइन से समझते हैं कि कैसे कैसे पोस्ट मॉडर्न जो अप्रोच है, एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमनिज्म वाली जो भावना है वो आई कैसे, मशीन से ह्यूमन इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या था, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब, मतलब एक सबसे बेस्ट तरीका जिससे कि कार्य हो सकता है, ये टेलर कहते हैं, ठीक है ना। टेलर का जो फोकस था वो ज्यादा किस पे था, वो बोलते थे कि भाई जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सैलरी से, सबसे पहली बात है कि वो सैलरी से ही सबसे मोटिवेट होते हैं, दूसरी बात उन्होंने बोली ही नहीं। और एक मैकेनिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, और होता भी है, जिससे कि जिसमें व्यक्ति काम करता है, जिसमें कर्मचारी काम करते हैं। ये उनका छोटा एक तरह से हम जो एक उनका कैप्सूल बोल सकते हैं उनकी थॉट का, राइट। इसके बाद बर्नार्ड साहब आते हैं, चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के और वर्कर के बारे में उन्होंने 2 बातें बोली। सबसे पहले, ऑर्गेनाइजेशन जो है, जरूरी नहीं है कि वहां पे जो कि टेलर ने बोला मैकेनिकल एनवायरनमेंट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल एनवायरनमेंट भी होता है, आपस में वर्कर्स बात करते हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना। तो वहां पे मैकेनिकल नहीं कि सिर्फ मशीन 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 इंसान काम कर रहा है और एक तरह से कोई सोशल पीछे से एनवायरनमेंट नहीं है। बर्नार्ड कहते हैं कि यस, देयर इज अ सोशल एनवायरनमेंट, पहली बात। दूसरी बात, वो वर्कर्स के लिए बोलते हैं, वर्कर्स के लिए कहते हैं कि यस, दे आर इंटरेस्टेड इन सैलरी, वो सैलरी में तो इंटरेस्टेड हैं, जो कि टेलर ने भी कहा, लेकिन उसके साथ में वो खुद के रिकॉग्निशन में भी इंटरेस्टेड हैं, और अगर उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है तो वो यस, दे आर मोटिवेटेड बाय बोथ दीज थिंग्स, करेक्ट। ना कि सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट से वो मोटिवेट होते हैं, उससे भी होते हैं, लेकिन और भी कुछ है चीजें जिससे वर्कर मोटिवेट होते हैं।
करेक्ट। इसके बाद आते हैं डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर क्या कहते हैं? उन्होंने एडवोकेट किया पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट स्टाइल को, मतलब मैनेजमेंट जिसके अंदर वर्कर्स की भी सहभागिता होती है, मतलब उनसे पूछ के निर्णय लिए जाते हैं। ये डगलस मैकग्रेगर मोटिवेशन की थ्योरी है, राइट। इसके बाद आते हैं अब्राहम मास्लो, हर्सबर्ग और रेंसिस लीकर्ट। इन्होंने जो इंडिविजुअल है उसके मतलब जो इनकी थ्योरी है, जैसे कि मास्लो की थ्योरी है, मतलब नीड हायरार्की की थ्योरी है, उसको मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके उसका वीडियो देख सकते हैं, है ना। और हर्सबर्ग की भी है। रेंसिस लीकर्ट मैंने कराया नहीं है, इसको मैं कराऊंगी अभी। लेकिन यहाँ पे लब्बो लुबाब ये है कि ये किसके इनकी इनकी थ्योरीज के अंदर किस पे ज्यादा बल दिया गया? टेलर से अब ये बातें आगे आगे करके बढ़ रही हैं। टेलर ने जो बोला उसके बाद इनमें इन लोगों ने उसमें कुछ परिवर्तन किए। जैसे इन्होंने ज्यादा बातें किसकी की? इंडिविजुअल की। इन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स कैसे बनते हैं उसके बारे में इन्होंने बातें करी, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के बारे में इन्होंने बात करी, और मोटिवेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया। यहाँ पे अब बिल्कुल चेंज हो गया। टेलर सिर्फ 2-3 बातें बोल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। मतलब इंक्रीजिंग ह्यूमनिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, मतलब मोर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल। इसके बाद आते हैं एलिट जैक्स। एलिट जैक्स जो हैं वो ह्यूमनाइजिंग ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। वेबर, अब यहाँ पे हमें समझने को मिलेगा वेबर ने क्या बोला है? वेबर ब्यूरोक्रेसी पे बल देते हैं, लेकिन लीगल रेशनैलिटी, फैक्चुअलिटी की बात करते हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। वो इस तरीके से उन्होंने पूरा जो ब्यूरोक्रेसी को बताया है। लेकिन यहाँ पे ये बोलते हैं ह्यूमनाइजिंग ब्यूरोक्रेसी, मानव इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, करेक्ट। अब 1960s में हमें पता है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आया एल्टन मेयो का, और उससे ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म की बातें शुरुआत हुई, और यही है पोस्ट मॉडर्न जो अप्रोच है उसकी एक तरह से शुरुआत, या ये कह लीजिए कि ये एक ऑल्टरनेटिव दिया लोगों ने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के बाद। ये जो सारी की सारी चीजें हुई जिससे हमें ये पता चला कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बाद जो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है वो क्या है, और वो किस कौन कौन से उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं पोस्ट मॉडर्न अप्रोच के। इसके बाद आता है एक दूसरी चीज है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन। अब ये भी वही है, कुछ चीजें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोगों को नहीं पसंद थी उससे ये डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है इसको समझते हैं। जैसे कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जैसे 1968 में ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता के अंदर मिनोब्रुक एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है ना, जो कि हुई थी साइराक्यूज यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के अंदर, जिसमें इस बात पे बल दिया गया कि मतलब ज़्यादा इस पे बल दिया गया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वैल्यूज़ के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, और पर्यावरण की जो वास्तविकता है उनके प्रति रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे मेन बात यह है, ना कि एक मतलब स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वहां पे उस पे ज़्यादा बल है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो फोकस है वो जो नेचुरल रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस है, करेक्ट। अब देखिए, अब जो इसको हम जो ये हम पढ़ रहे हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिक कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पता ही है आप लोगों को कि उसमें बात किस पे की जाती है। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज़ की बात है, वैल्यू न्यूट्रल है, ये वैल्यू प्रोन है, राइट। वो स्टेटस को की बात करता है, ये जो बात करता है ये करता है स्टेटस चेंज की बात करता है, मतलब समाज के अंदर परिवर्तन की बात करता है, करेक्ट। तो इसी तरीके से इसके अंदर चीजें हैं। देखिए अब समझते हैं, इसमें सबसे मेन बात है कि इसके जो कोर आइडियाज थे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो फ्रैंक मैरिनी ने 1971 में दिए थे। उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो पब्लिक जो एजेंसीज हैं ये न्यूट्रल नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, हो ही नहीं सकती न्यूट्रल, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो वेबर ने दी वो न्यूट्रलिटी की बात करती है। लेकिन अगर आपको समाज के अंदर परिवर्तन लाना है तो न्यूट्रल कैसे पॉसिबल होगा? कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल रहे, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। दूसरी बात इन लोगों ने बोली कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेटिक जो हायरार्की होती है,
हायरार्की इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, हायरार्की इज ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली, है ना, ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत हद तक उस हायरार्की पे निर्भर करती है। लेकिन मेन बात यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो ब्यूरोक्रेटिक जो हायरार्की है वो बहुत बार इनइफेक्टिव होती है। करेक्ट। एज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी इज ऑफन डीह्यूमनाइजिंग। ये जो चीजें हैं, ये जो मतलब ब्यूरोक्रेसी जो हायरार्की है, हमें पता है वो बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म क्रिएट करती है। आप लोगों ने वो सीरियल देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, ऑफिस। उसमें कैसे, या फिर आप किसी, अभी तो बहुत चेंज हो गया है, किसी गांव देहात के सरकारी बैंक में जाइए, है ना, वहां पे जाके आप देखिए कि किस तरीके से वहां पे काम होता है। यहाँ पे ये साइन करवाइए और ये साइन करवाइए और ये साइन करवाइए, और आप इस तरीके से, और वो फाइल ऐसे ही, अच्छा उसकी यहाँ पे साइन नहीं हुई, इसके ये साइन नहीं हुए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑफिस, उसमें बहुत अच्छा सा दिखा रखा है कि जो रेड टेपिज्म है डिलेज कैसे क्रिएट करता है, और इससे जो प्रॉब्लम है वो तो हो जाती है सेकेंडरी टर्शियरी, और इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, हायरार्की इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये बहुत डीह्यूमनाइजिंग है। समझिए कि इसको पेंशन की जरूरत है। अभी मैंने पढ़ा था कहीं पर ही, काफी दिन की बात हो गई, उस व्यक्ति को बताना पड़ा कि भाई मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, और उसने फिर बोला सबूत क्या है, अरे भाई मैं सबूत हूं, है ना, ये सारी की सारी चीजें। ये ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, लेकिन अभी बहुत परिवर्तन है। परिवर्तन किस वजह से है, पोस्ट मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इस तरीके की जो सारी की सारी जो नई अप्रोचेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें वैल्यूज को पे फोकस किया गया है। और अभी तो जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें एथिक्स का एक अलग से पेपर भी है, एथिक्स, राइट। उसके बाद ये कहते हैं, थर्ड पॉइंट जो फ्रैंक मैरिने ने दिया, वो है कॉपरेशन, कंसेंसस एंड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीन चीजें होनी चाहिए, उसी से ही ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस आती है। ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सकती है जब तक कॉपरेशन नहीं होगा, जब तक आपस में कंसेंसस नहीं होगा, एक अधिकारी दूसरे के खिलाफ रहेगा, या फिर वो जो एक मुद्दा है जिस पे काम करना चाहिए, जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, राजीव गांधी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये बहुत पुरानी स्कीम है, और मुझे याद है 1985, मतलब 1980 के दशक की ये स्कीम है, 80-90 के आसपास की। और लेकिन मेरे को याद है कि हम लोग मतलब 2000 मतलब 5-6 के आसपास तक गाँव के अंदर लाइट बहुत कम आती थी, बहुत ही कम आती थी। एक स्कीम दे दी, लेकिन उसके ऊपर काम कितना हुआ, क्या कंसेंसस, कॉपरेशन हुआ, कंसेंसस हुआ, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था, नहीं था। इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हुई। धीरे धीरे उस पर काम हुआ, धीरे धीरे काम हुआ, और होते 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 उसके पहले भी गवर्नमेंट ने, ये नहीं है कि सिर्फ 2014 के बाद हुआ, नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उसके पहले उन्होंने काम किया। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, और उन्होंने मतलब इसके ऊपर ध्यान दिया, और आज स्थिति ये कि आज अच्छी लाइट आती है, बहुत अच्छी लाइट आती है, राइट। तो ये बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी बिल्ट ऑन डेमोक्रेसी, मोर अडेप्टेबल होने चाहिए और मोर रेस्पॉन्सिव होने चाहिए। जैसे कि रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं और पढ़ाया है हमने बहुत अच्छे से, ठीक है, इस पे मेरे वीडियोस भी आप वो देख सकते हैं, राइट। तो ये है, ये जो हमने पढ़ा है ये क्या है, ये है ऑल्टरनेटिव्स विद इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। अब लास्ट में लिखा है कि जो ये पोस्ट मॉडर्न अप्रोच के जो स्कॉलर्स हैं, फॉर द पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स इट बिकम्स एसेंशियल टू लिंक द कोर कंसर्न्स ऑफ वैल्यूज एंड मोरालिटी विद रेलिवेंस एंड सोशल इक्विटी। सो रेलिवेंस और सोशल इक्विटी, ये किसकी बातें हैं, ये बात है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये बात करते हैं इसमें कि वैल्यूज भी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो काम कैसे करें, वो रेलिवेंस और सोशल इक्विटी के, मतलब वही है 80 के दशक में आप बात कर रहे हो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की, और वो 2000 आ गया है, जब तक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। रेलिवेंस क्या रहा उस चीज का, उस समय पे हम बात कर रहे थे, है ना। मैंने ऐसे बहुत सारी जगह देखी है, काफी सारी मैंने ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पे आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। नालियां ऐसी ऐसे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे नालियां अब बन रही हैं, राइट। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात किस पे की गई, रेलिवेंस, सोशल इक्विटी, और एक और है टेम्पोरल डायमेंशन, जिसपे आप बहुत गवर्नमेंट काम कर रही है। मतलब एक डेट दे देनी कि आज हमने इस योजना का शिलान्यास किया तो इसका उद्घाटन इतने 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इतने समय में हो जाएगा। ये बहुत ही आवश्यक है, वरना तो फिर वो क्या है, वो डीह्यूमनाइजिंग हो जाएगा।
और अगर हम इस तरह से काम करेंगे, हम अपने नागरिकों के ऊपर इस तरह से ये सोचेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है एक्चुअली इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, तो वो फिर ह्यूमनाइजिंग होगी, और जो उसका एक गोल है अच्छी लीडरशिप का और साथ में ब्यूरोक्रेसी का, कि मतलब वर्किंग फॉर द पीपल, वो सक्सेसफुल हो पाएगा। करेक्ट। तो आज इतना ही यहाँ पे आके खत्म होता है। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम लोग समझेंगे ट्रेट्स ऑफ मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।